हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके उसे देख सकते हैं, वरना इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, आप वहाँ से उस सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ये आपका थर्ड यूनिट है, ठीक है। तो ये जो आपका जो थर्ड यूनिट है, ये हम पढ़ेंगे द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। और ये वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का बनना है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट को ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को इसमें पढ़ा जाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको कहूँगा कि आप उसे कॉपी में नोट मत करें, बस आप उसे ऊपर ऊपर पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, जिसमें ये बता रखा है कि गुड्स होता क्या है। तो अगर आपसे ये तो पूछेगा नहीं, सिर्फ आपसे मीनिंग पूछेगा कि गुड्स होता क्या है, तो आप ये देखिए, गुड्स जो है एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह जो है शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, और बदले में जब हम उसे सेल करें तो ऑब्वियसली उसके बदले में हमें मनी वगैरह कलेक्शन हो, उसको हम गुड्स कहते हैं। बस इतनी सी चीज़ें इसमें अभी फ़िलहाल आपने पढ़नी है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा भी डीपली इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है कि गुड्स में क्या क्या, एक तरह से कह सकते हैं कि गुड्स की क्या विशेषताएँ होती है। तो नंबर 1 कह रहा है एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ अ गुड्स, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी जो इधर से उधर मूव करती है उसे हम गुड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं एनिमल को भी गुड्स कह दूं? कह सकता हूं? यस, आंसर इज यस। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका एनिमल भी आता है, ह्यूमन बींग्स नहीं आते, हम इंसान नहीं आते। हमें अगर हमें सेल कर दो, फिर वो आपका आ जाता है बेगरिंग में, आ जाता है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाता है, ठीक है ना। तो एनिमल्स वगैरह का भी सेल आप कह सकते हो गुड्स, क्योंकि सपोज़ करो कोई पेट वगैरह की शॉप है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो गुड्स क्या है, पेट है, जिसे वो बेच कर पैसे कमाता है। कह रहा है दूसरा पॉइंट गुड्स का कि मनी एंड एक्शनेबल क्लेम आर नॉट कंसीडर एज अ गुड्स। Money is defined the current coin and realm, but those coin are not a longer second become the subject। हटाओ ये सारी चीज़ें, आपको बस इतनी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मनी एंड एक्शनेबल क्लेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन मनी को हम गुड्स नहीं बोलेंगे, ये याद रखना है। गुड्स इंक्लूड स्टॉक, शेयर, रॉ स्टॉक, ठीक है ना, यानी रॉ मटेरियल वगैरह। गुड्स ऑल्सो इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, घास वगैरह, फसल वगैरह जो है वो भी आपके गुड्स में काउंट किए जाते हैं। तो ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। पूछने वाले ये हैं कि कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं। तो इसलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि कितने टाइप्स के गुड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं वो यहाँ पर है कि ब्रॉडली स्पीकिंग गुड्स आर ऑफ द फॉलोइंग 3 काइंड। 3 टाइप्स के गुड्स होते हैं। नंबर 1, एग्जिस्टिंग गुड्स। दे आर दोज गुड्स विच हैव एक्चुअल एग्जिस्टेंट एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। एग्जिस्टिंग गुड्स आर अगेन द फॉलोइंग काइंड। देखो, एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव एक्चुअल एग्जिस्टेंस। जिस समय आप सामान को बेच रहे हो वो पहले से ही वहाँ पर एग्जिस्ट है,
ठीक है ना। जैसे सपोज़ करो मैं फर्नीचर की दुकान पे गया तो वहाँ पे बहुत सारी फर्नीचर रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो गुड्स पहले से ही रखी है, उसी में से मैं चेक करके वो गुड्स को उसमें ले लूँगा, फर्नीचर ले लूँगा और बदले में पैसा दे दूँगा। तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स में आपका वो गुड जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है एट अ टाइम जब आप सेल करने या सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने आप जा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपके अगर हम देखें, अब इसमें आपको क्या एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर क्या है, अनसर्टेन गुड्स, दे आर दोज गुड्स विच आर नॉट एक्चुअल आइडेंटिफाई बाय द सेलर बट डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन अलोन। यानी अनसर्टेन गुड्स आर नॉट अ एक्चुअल आइडेंटिफाई बट डिस्क्राइब। देखो एक होता है ना कि अगर हम किसी के शॉप पे जाते हैं तो वो गुड्स वहाँ होती नहीं, लेकिन वो उस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई देखो इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, आप जो है ऑर्डर दे दीजिए, हम आपका ये सामान बना देंगे। मतलब वो एक डिस्क्राइब कर रहा है, वो गुड्स पहले से अवेलेबल नहीं है, वो बाद में उसको कहीं ना कहीं से असर्टेन गुड्स, ये एज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स के ही हैं, ठीक है ना, ये एग्जिस्टिंग गुड्स के ही पार्ट है। और क्योंकि आगे ये आपके क्योंकि 3 टाइप के बोले थे, ये पहले टाइप में ही आपके हैं। असर्टेन गुड्स या अनसर्टेन गुड्स कह सकते हैं कि असर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स बिकम द एज सर्टेन व्हेन द सेलर डिसाइड विच पर्टिकुलर गुड्स ही इज़ गोइंग टू सेल, ठीक है ना। यानी पहले उसने डिस्क्राइब किया अनसर्टेन, कि वो बता नहीं रहा है कि गुड्स क्या है कैसा है, बस उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन बाद में जब सेलर डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस टाइप के गुड्स बेचते हैं तो उसको असर्टेन गुड्स कहते हैं। तो वही यहाँ पर मीनिंग लिखिए, आप अपनी कॉपी में यहाँ तक आप लिख सकते हो कि उल्टा एक तरह से कह दो, सिनोनिम्स है कि अनसर्टेन गुड्स बिकम असर्टेन व्हेन द सेलर डिसाइड विच पर्टिकुलर गुड्स ही इज़ गोइंग टू सेल। पहले में उसने डिस्क्राइब किया लेकिन गुड्स के बारे में नहीं बताया कि गुड्स एक्चुअली है या नहीं है, बट उसने डिस्क्राइब किया कि सर ये गुड्स है, ये इतना है, ये मतलब पूरी उसने कहानी सुना दी गुड्स की कि उसकी क्या क्वालिटी है क्या है, लेकिन गुड्स दिखाया नहीं है, इसलिए अनसर्टेन है। अब सेलर ने डिसाइड किया कि भाई इसको यही सामान बेचना है, तो जब सेलर ने अनसर्टेन गुड्स को सर्टेन कब माना गया, जब सेलर ने डिसाइड किया कि हाँ जी ये वाला गुड सामने वाले को बेचना है। और जो तीसरा इसी में ही पॉइंट में ही है, स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स जो होता है वो कौन सा होता है, दे हैव बीन डिफाइंड सेक्शन 2 सब क्लॉसेस दोज गुड्स। आपको ये सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में सिर्फ यहाँ से लिखेंगे दोज गुड्स which are actually identified and agreed at a time of contract is made। Specific goods वो गुड्स होते हैं which are actually identified, जिसे हम उसी टाइम जिस समय हम उससे एग्रीमेंट कर रहे हैं सेल का, उसी समय हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अच्छा ये सामान है, ओके 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 मैं फिर इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो एक इलिस्ट्रेशन से हम इसे समझते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। देखो एक इलिस्ट्रेशन, मैंने क्या कहा, आप जितनी इलिस्ट्रेशन लिखना चाहो आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपको उसके बारे में क्या समझ है, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में समझ है तो अगर मैं इसको तीनों को अगर दोबारा समझाऊं तो पहला ये है कि अनसर्टेन गुड्स, यानी गुड्स के बारे में सेलर नहीं बता, सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है, यानी गुड्स नहीं दिखा रहा है कि उसे कौन सा सेल करना है, ठीक है ना, वो सिर्फ गुड्स का डिस्क्रिप्शन बता रहा है। असर्टेन गुड्स में जब वो डिसाइड कर लेता है कि सामने वाले को ये वाला सामान बेचना है प्रॉपरली जो डिस्क्राइब किया है, जैसे आप लैपटॉप वगैरह लेने जाते हो नैरो प्लेस में तो आपको पहले उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया जाता है कि सर ये है, इसमें इतना रैम है, इतनी आपकी जो है मेमोरी लगेगी, ये वो सारी चीज़ें उसने बता दी। तो अनसर्टेन गुड्स यानी ये वो दिखा नहीं रहा अभी, या हम बाइक वगैरह भी खरीदने जाते हैं तो पहले आपके उसकी फैसिलिटी के बारे में बताएगा, उसके बाद आपको गुड्स दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं अनसर्टेन गुड्स में वही सारी चीज़ें आ जाती है जो आपको उसको डिस्क्राइब कर रहा है, अभी दिखा नहीं रहा। और जब आपको वो डिसाइड कर जाता है कि हाँ जी सामने वाले को ये वाला सामान चाहिए, अब मैं ये वाला सामान सामने वाले को बेचना चाहता हूँ, तो ओबियसली फिर वो सर्टेन गुड्स होता है। और स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एट अ टाइम ही जो है डिसाइड कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है सेल के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ पर्सन इज द ओनर ऑफ नंबर ऑफ कार and enter into an agreement with the other to sale of them। एक पर्सन है
ऑनर ऑफ नंबर ऑफ कार। देखो अभी मैं वही चीज़ बता रहा था, यहाँ पे बहुत सारी कारें हैं तो उसका एक ऑनर है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये शोरूम कहीं ना होगा। एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द अदर सेल ओनली देम द कॉन्ट्रैक्ट इज अनसर्टेन गुड, क्योंकि which would become certain when the seller decide to which particular car want to sell, and it will become the contract specific goods when the car is sold by the seller actual point of the buyer and he agree to same। ठीक है, तो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही कार है और वो मेरे घर के बाहर खड़ी है तो ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक गुड्स में है, क्योंकि वो सामने वाला कार है और सामने वाले को वही कार पसंद आई है तो वो बेच सकता है। ठीक है ना। अब मेरे पास इतनी सारे कारें हैं, नंबर ऑफ़ कार्स जो है बहुत सारे हैं, तो उसमें सेलर डिसाइड करेगा कि भाई मेरे को कौन सी कार बेचनी है। ठीक है ना। तो जब सेलर डिसाइड कर लेगा तो वो आपका हो जाएगा असर्टेन। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दूसरा, क्योंकि अभी मैं टाइप्स ऑफ गुड्स ख़त्म नहीं किया मैंने, वो तो अभी पहले पॉइंट थे जिसके एक दो पॉइंट थे, ये सेकंड है फ्यूचर गुड्स। अब ये फ्यूचर गुड्स क्या होता है? अ पर्सन में इंटर इनटू एन एग्रीमेंट सील समथिंग टू द अदर विच मे हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंट बट ही इज़ द एक्वायर या प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर इन फ्यूचर। देखो पहले हम जो ऑर्डर दे देते हैं ना, ऑर्डर वही है ये, कि जब हम किसी शॉप पे जाके सामने वाले को ऑर्डर दे भाई मेरे को ये वाला सामान चाहिए इतनी क्वांटिटी में, अब इसे बनाना है, तो उसे कहते हैं फ्यूचर गुड्स। के है कि अभी वो सामान अवेलेबल नहीं है, वो फ्यूचर में बना के आपको देगा या किसी से ख़रीद के देगा। ठीक है ना, आपने जो ऑर्डर दिया है उसको वो पूरा करके रहेगा, उसको कहते हैं फ्यूचर गुड्स। आई होप आपको समझ में आया। फ्यूचर गुड्स यानी अभी तक वो गुड्स बना नहीं है, अभी तक एग्जिस्ट नहीं है। ऊपर वाले में तो एग्जिस्ट गुड्स यानी ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, बस बताना है कि सामने वाले को कौन सा सामान देना है। ठीक है ना, पहले वो डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर अभी सामान बना नहीं है, आपको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद ही आपको इसमें किया है। Contingent goods are those acquisition of which the seller depend on the contingency which may और नॉट हैपन। ठीक है ना। कॉन्टीजेंटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक अब तरह से कॉन्टीजेंट गुड्स वो गुड्स है जो अपने आप ही जो है हो जाता है, यानी उसे ना ही कोई डिस्क्राइब करने की जरूरत है। एक तरह से कहते हो कस्टमर को पसंद आ गया तो एकदम से, तो ये कह रहा है आर दोज एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड ऑन द कंटीजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। सीधी सी बात है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी सेलर डिपेंड करता है कि सेलर बेच भी सकता है और नहीं भी बेच सकता है। ठीक है ना, तो इस टाइप के कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अगर आप एग्जांपल देखो, फॉर एन इम्पोर्टर इन बॉम्बे एग्री टू सेल द कॉन्टीजेंट ऑफ गुड्स विच इज़ ऑन द वे फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, ओके। इम्पोर्टर कहाँ है? बॉम्बे में, और सामान कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। द कॉन्टीजेंट इज द इंस्टेंट टू कॉन्टीजेंट गुड बिकॉज द एक्विजिशन ऑफ गुड्स बाय द इम्पोर्टर जो है, इम्पोर्टर जो है इन अ बॉम्बे डिपेंड अप टू द कंटीजेंसी वेदर अराइव सेफ एंड डेस्टिनेशन और नॉट। कॉन्टीजेंट गुड्स आर ऑल्सो स्पेशल क्लास ऑफ फ्यूचर गुड्स। देखो कॉन्टीजेंट गुड्स, जैसे मैंने अभी अमेरिका से सामान मंगाया, अब सामान आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, हो सकता है ना कहीं कि मैं अगर कोई बंदा दूर रहता है वहाँ से शिपमेंट आएगी तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अगर आ गई तो भाई अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो फिर अपना नुकसान हो जाएगा। तो इस टाइप के गुड्स, क्योंकि हमने सामने वाले के गुड्स देखे नहीं है, सिर्फ हमने ऑर्डर दिया है कि भाई अब तो वहाँ जाके अमेरिका जाके तो मैं देखूंगा नहीं, मैंने यहीं से ऑर्डर दिया है। अब वो गुड्स आ रहा है नहीं आ रहा है, ये डिपेंड करता है एज अ कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट मतलब होता है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी अमेरिका वाला यहाँ पर भेज भी सकता है और नहीं भी भेज सकता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स थे जो आपको समझाने थे। ठीक है ना, तो ये अलग अलग गुड्स थे, और टाइप्स ऑफ गुड्स 3 टाइप के गुड्स होते हैं। एग्जिस्टेंट गुड जो पहले से बना हुआ है, फ्यूचर गुड्स जो एज अ ऑर्डर पे दिया जाता है कि भाई 10 तारीख 15 तारीख तक आप इसे बना के रेडी कर लेना, हम फिर आप इसे सेल कर दें। और कॉन्टीजेंसी गुड जब हम कहीं विदेशों सामान वगैरह मंगा रहे हैं ऐसे पर्सन से, तो उसकी सहमति वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें और क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना ये यूनिट आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ ऑफ टू काइंड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सेल की मीनिंग पढ़ूँ तो आप मीनिंग यहाँ से लिख सकते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ डिफाइंड एज अ वेयर बाय द सेलर ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी गुड्स बायर फॉर अ पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है कि जहाँ पर सेलर एग्री करता है ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन अ गुड्स, ठीक है ना, टू द बायर फॉर अ पीरियड, ठीक है ना। जैसे 4 दिन बाद वो सामान उसे भेज देगा, 5 दिन बाद सामान भेज देगा, तो ये एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है। तो ये कह रहा है कि जब सेलर ये प्रॉमिस करे बायर को कि भाई मैं आपको कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये सामान भेज दूंगा, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 2 काइंड होते हैं, 2 टाइप के सेल हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ ऑफ 2 काइंड, एक है सेल और एक है एग्रीमेंट टू सेल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या फ़र्क होता है, और ये इस साल में भी आपसे पूछा जा सकता है। सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है, ये प्रॉपरली पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इसको आप देख सकते हो। मैं आपको ऐसे भी बता दूं, सेल का मतलब होता है एट अ टाइम आपने सामान खरीदा, पैसा दिया, बात ख़त्म, वही सारी चीज़ें हो जाती है। एग्रीमेंट ऑफ सेल में फिर अभी एग्रीमेंट बना है, सामान उसके पास नहीं पहुंचा है, ठीक है ना, सामान पहुंचने में अभी पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ सेल, कि अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, एज अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अभी नहीं हुई। तो पहले देख लेते हैं, अगर हम ऐसे बात करें, यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आप इसे लिखना चाहो तो यहाँ लिखा है सेक्शन 3 में है कि सेल हैज़ बीन डिफाइंड वेयर द सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द बायर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड। यानी वो सिचुएशन जहाँ पर सेलर जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब सेल करने आए, जैसे कोई शॉप पे मेरे आया और कहा कि भाई ये वाला सामान कितने रुपए का है, मैंने बता दिया भाई इतने रुपए का, अब वो एग्री हो गया है तो वो मुझे पैसे दे देगा और वो सामान वहाँ से उठा के ले जाएगा। तो एट अ टाइम उसने जो है सारी बातें फुलफ़िल कर ली, तो उसे कहते हैं सेल। लेकिन एन एग्रीमेंट टू सेल हैज़ बीन डिफाइंड वेयर द सेलर agree to transfer of property in a goods to buyer after expiration certain period of time and fulfill certain condition। जब तक conditions वगैरह fulfill नहीं हो जाती या कुछ period of time जो है सामने वाले को goods पहुंचा दिया जाता है, at a time नहीं होता, ये फ़र्क होता है। तो आपसे एग्जाम्पल में पूछ लेगा, तो डिफरेंस सबसे पहले हम निपटा दें, और आज की वीडियो सिर्फ डिफरेंस से भी है, ठीक है ना। तो देखें ज़रा, तो ये आपका डिफरेंस है। आप इसे पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर इतने ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। जैसा कि मैं कभी भी कहता हूँ कि अगर आपने किसी के बीच डिफरेंस लिखना हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपने इस तरीके से कॉलम बना लेना है, और एक तरफ आपने सेल को लिखना है और एक तरफ एग्रीमेंट ऑफ सेल लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद पॉइंट 1 एक्सप्लेन करो, फिर पॉइंट 2 ऑफ पॉइंट 3, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है सही सा। बाकी आपकी इच्छा, आप मानते हो उस बात को कि नहीं मानते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मेरा आपको बताने का जो मोटिव था वो यही था कि इसको किस तरीके से हम प्रिपेयर करें। चलिए, तो डिफरेंस एक बार कर लेते हैं, और शायद ये मेरे ख्याल से एंड ये वीडियो होगा। अगली वीडियो में इससे आगे की कहानी सुनाऊँ। मुझे लगा ये एक पार्ट में हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसीलिए आपको सेकंड पार्ट में इसका
प्रॉपर कंप्लीटेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं इन द एग्रीमेंट ऑफ सेल, अब देखो एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी इन अ गुड्स हैज़ नॉट बीन पास टू द बायर, कि अभी तक जो है गुड्स जो है किसके पास है, अभी तक सेलर के पास है, बायर तक अभी पहुंचा नहीं है एग्रीमेंट ऑफ सेल में। लेकिन एज अ सेल में क्या होता है, गुड्स जो है सामने वाले के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसने पैसा दे दिया एट अ टाइम, सामने वाले मेरे शॉप पे आया एट अ टाइम, उसने पैसा दिया, गुड्स खरीदा, बात खत्म। लेकिन एग्रीमेंट सेल में ऐसा नहीं होता। तो कह रहा है द परचेजर हैज़ द राइट ऑफ रिकवरिंग डैमेज ओनली फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, बट इन केस ऑफ सेल द सेलर कैन बी हेल्ड अ गिल्टी ईदर कन्वर्जन और misrepresentation if the goods are sold by him as a third party because the property in the goods has passed to the buyer। देखो क्या होता है, परचेजर के पास किस में राइट होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल में राइट होता है कि वो जो है सेलर पे क्या कर सके, डैमेज के लिए रिकवरिंग कर सके। जैसे सपोज करो अगर है, मैं अगर आपके पास आता हूँ और आपने मेरे से कहा कि चलिए ठीक है मैं आपको 3 दिन बाद ये स्टॉक आपको पहुँचा दूंगा, यानी 4-5 कारें थी और मैंने कहा कि भाई मेरे को ये 4-5 कारें चाहिए, आप मेरे को यूपी भेज देना। दिल्ली में आया था मैं लेने के लिए और मैंने उसे थोड़ी सी पेमेंट भी कर दी और मैंने कहा बाकी की पेमेंट कब करूँगा, जब आप मेरे पास आ जाओगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल में इस तरीके से लिख सको। तो अब जैसे ही मैंने उससे थोड़ा एडवांस दे दिया और मैं अपना प्रॉपर चला गया। अब क्योंकि मैं भी तो एक डीलर हूँ, मुझे भी तो किसी को कार बेचनी होगी, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब जो है सेलर मुझे कार बेचे। मैंने फ़ोन किया, वो कहता सर ये कार मैंने बेच दी है। अब मेरा जो है दिमाग हो गया ख़राब। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, मेरे से एडवांस भी ले लिया और तूने फिर ये, और मैंने आगे पहले लोगों को भी बोल रखा कि भाई कार आ जाएगी ये वो, इससे तो मेरे को डैमेज हुआ ना। तो फिर मैं उसके खिलाफ़ केस कर सकता हूँ और डैमेज के लिए रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है ना। वही कह रहा है द परचेजर हैज़ द राइट ऑफ रिकवरिंग डैमेजेस ओनली फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड टू द थर्ड पार्टी। अगर वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया और प्रॉमिस आपसे कर रहा है कि आपको भेज देगा सामान, लेकिन आपको ना भेज के किसी थर्ड पार्टी को उसने भेजा, तो भाई साहब आप उस पर क्लेम कर सकते हो और वो बंदा लायबल होगा। लेकिन सेल के केस में the seller can be held guilty either the conversion or misrepresentation। यहाँ पर सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में जो है सेलर लाइबल होगा। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो कि मुझे कुछ और चाहिए था, सामने वाले को लगा कि ये वाला ये चाहिए तो उसने भेज दिया, मतलब दे दिया सामान एक तरीके से। भेजने का मतलब तो सेल ऑफ एग्रीमेंट में आ गया ना, क्योंकि मेरी शॉप पे आया, मेरे बोला भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मैंने उसे दी लेकिन गलत चीज़ दे दी जिसकी वजह से उसे नुकसान हुआ, वो उस चीज़ के लिए डैमेज कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट सेल की तरह वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम मैंने उसे सामान बेचा है ना, तो भी ऐसे कैसे कह सकता है कि मैंने उसको सामान नहीं भेजा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इन केस ऑफ an agreement to sell if the buyer failed to pay the price of goods the seller has only right to recover damage from the buyer। लो यहाँ पर भी इसमें उल्टा केस है कि अगर बायर पैसे देने से मना करता है तो सेलर हैज़ अ राइट टू रिकवर डैमेज फ्रॉम द बायर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बिकॉज द बायर हैज़ नॉट एट बिकम द ऑनर ऑफ गुड्स, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक मैंने क्या कहा, सेल ऑफ एग्रीमेंट में अभी तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है बायर को। ऑनरशिप ट्रांसफ़र तभी होगी जब बायर पूरी कंडीशन फुलफ़िल कर देगा, पूरे पैसे दे देगा, तब जाके हमें। तो यही फ़र्क होता है सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल में, कि ऑनरशिप सेल में ऑनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती है जब वो बंदा पैसा दे देता है, ठीक है ना। जैसे हम शॉप पे अगर कपड़े खरीदने जा रहे हैं, मेरे को कपड़ा पसंद आया, मैंने कपड़ा लिया, सामने वाले को पैसा दे दिया, तो ऑनरशिप अब मेरे पास आ गई क्योंकि एट अ टाइम मैंने पैसा दे दिया, ठीक है ना। अब वही चीज़ अगर सेल ऑफ एग्रीमेंट में हो तो उसमें ऑनरशिप जब तक नहीं ट्रांसफ़र होगी जब तक सामने वाला पैसा फुलफ़िल नहीं कर देता। बेशक उसने एडवांस दिए लेकिन पूरे तो नहीं दिए ना। तो अगर वो पूरे पैसा देने में फेल हो जाता है तो सेलर का राइट है कि पहले डैमेज क्लेम करे और फिर वो सामान अभी भेजेगा नहीं जब तक वो फुलफ़िल नहीं कर लेता, क्योंकि ऑनरशिप अभी भी सेलर के पास है जब तक वो पैसा नहीं दे देता। ये थे आपके सेकंड पॉइंट।
देन उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो वेयर इन केस ऑफ सेल द बायर बिकम इंसॉल्वेंट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ प्राइस द सेलर हैव टू हैंड ओवर द गुड्स। कह रहा है अगर इन केस सेल में बायर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर बायर फेल हो जाता है, कोई भी सामान खरीद लिया लेकिन उसने पेमेंट नहीं की, विदाउट द पेमेंट ऑफ प्राइस द सेलर शैल हैव टू हैंड ओवर द गुड्स। ठीक है ना, द सेलर शैल हैव टू हैंड ओवर गुड्स। क्यों? इफ दे आर इन हिज पोजिशन एक्सेप्ट द सेल और डिस्पोज या ऑनर द ऑफिशियली असाइन द बायर बट द एग्रीमेंट ऑफ सेल कैन बी रिफ्यूज डिलीवर द गुड्स टिल द पेमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है ना, देखो सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, अगर सेल में अगर वो गुड्स लेके चला गया लेकिन पैसा नहीं दिया, उसने कहा पैसा आपको दे देंगे 1-2 दिन में, ठीक है ना, लेकिन 1-2 दिन में पैसा उसने नहीं दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अगर सेल के केस में अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है, सेल के केस में, एग्रीमेंट सेल नहीं, ओनली सेल के केस में, तो सेलर जो है फिर भी उसे गुड्स हैंड ओवर कर देगा, कहेगा भाई दे दे यार पैसा बाद में दे दियो, लेकिन दे दियो, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल में ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। एग्रीमेंट ऑफ सेल में सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा, वरना तब तक वो गुड्स को है पोजीशन करके रखेगा, अपने पास रखेगा सेलर, जब तक सामने वाला पैसा नहीं देता। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल इस तरीके से सेल से अलग होता है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है इन एग्रीमेंट टू सेल। यहाँ पर इन एग्रीमेंट पहले आ गया, ऊपर सेल था पहले, यहाँ कह रहा है इन एग्रीमेंट टू सेल इफ द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट द गुड्स स्टिल हिज पोजीशन the buyer can recover goods but file petition against the seller in insolvency proceeding for damage breach of contract but in case of sale, यानी वो सिर्फ breach of contract कर सकता है। सपोज करिए एक सेलर था, सेलर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई 200 चेयर बना के देनी है, ठीक है, 4-5 दिन में बना के दे देगा। उसने कहा हाँ जी सर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए कितना चाहिए हम आपको कर देंगे। तो एक तरीके से आप देखिए कि ऑर्डर दे दिया बायर ने, अब वहाँ केस में पता चला सेलर हो गया इंसॉल्वेंट। अब सेलर हो गया इंसॉल्वेंट तो भाई साहब वो कहाँ से ऑर्डर बना के देगा। तो वही कह रहा है इन एग्रीमेंट टू सेल इफ़ द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट एंड द गुड्स आर स्टिल इन हिज पोजीशन, और गुड्स अभी भी ऑब्वियसली जब इंसॉल्वेंट हो गया तो गुड्स टू हिज पोजीशन, द बायर कैन नॉट बी रिकवर द गुड्स। वो गुड्स के लिए रिकवर नहीं कर सकता भाई साहब, वो गुड्स नहीं ले सकता भाई, वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब नहीं बेचना चाहता। लेकिन हाँ बायर के पास ये राइट है कैन फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट द सेलर इन इंसॉल्वेंसी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच ख़त्म हो गया, मैं अब तेरे से नहीं खरीदूंगा, तू बहुत टल्लीबाजी कर रहा है, चल फिर ख़त्म कर। तो यानी बायर के पास सिर्फ इतना राइट है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो डैमेज के लिए क्लेम करेगा तो भाई पैसा है ही का जब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये ऐसा नहीं है कि इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो आप उससे गुड्स भी ले लोगे, नहीं, आप गुड्स नहीं ले पाओगे, इसलिए कह रहा है हिज पोजीशन ही रहेगा, यानी सेलर के पोजीशन में ही रहेगा। और उसके बाद कह रहा है सेल क्रिएट अ राइट टू रेम एंड एग्रीमेंट सेल क्रिएट राइट इन पर्सनम। अब ये राइट टू रेम क्या होता है, ये लैटिन वर्ड है, और राइट टू पर्सनम क्या होता है, राइट इन सेल का मतलब है सेल आप किसी को भी सेल कर सकते हो, किसी को भी, कोई भी आपके शॉप पे आएगा उसी को सेल करते हैं। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में हम सिर्फ उसी इंसान को सेल करेंगे जिसमें एग्रीमेंट में उसका नाम लिखा होगा, हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि एग्रीमेंट टू सेल में किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करेंगे, लेकिन सेल में हम किसी को भी सेल कर सकते हैं नॉर्मली सेल में, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में हम सिर्फ उसी पार्टी को करेंगे जिससे हमने प्रॉपरली एग्रीमेंट किया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यही पॉइंट थे आज के जो सेल ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड थे। बाकी की इसका सेकंड पार्ट में जो है ये यूनिट्स ख़त्म कर दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पार्ट 2 इसका, जो कि जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मुझे भी एक तरह से प्रोत्साहन मिलता रहे, और मिल भी रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा मिले तो और बढ़िया है। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये हेल्प हो जाए। थैंक यू।